स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में। आप ये ऑनलाइन क्लास गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर की गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। ये टॉपिक बायोलॉजी के चौथे चैप्टर से है, पाठ संख्या 4 है। हमने इससे पहले 3 पार्ट के माध्यम से, पहले, दूसरे और तीसरे पाठों के माध्यम से पादपों में जनन की विधियों के बारे में डिस्कस किया था। क्या क्या पढ़ा था हमने कि पादपों में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन कैसे होता है, और लैंगिक जनन को हमने विस्तार से इसको डिस्कस किया था। क्या कोई ऐसी विधियां भी पाई जाती है जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया सम्मिलित नहीं हो, अर्थात वो सभी प्रकार की प्रक्रिया नहीं हो जो कि लैंगिक जनन के दौरान होता हो, और यदि उन विधियों के द्वारा, उस मेथड्स के द्वारा पादपों में जनन की प्रक्रिया पाई जाती है तो वैज्ञानिकों ने इन विधियों को विशिष्ट विधियों के नाम से जाना है। तो वो विधियाँ कौन कौन सी है और हम आज कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अपना ये टॉपिक प्रारंभ करते हैं। विशिष्ट विधियाँ उनको कहा जाता है जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं हो। लैंगिक जनन के अतिरिक्त किसी भी अन्य विधि के द्वारा यदि पादपों में जनन की प्रक्रिया होती है तो इसको सामान्य नाम क्या देते हैं, विशिष्ट विधियाँ। क्योंकि इस विशिष्ट विधि में निषेचन की प्रक्रिया और युग्मक निर्माण अर्थात अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए कई वैज्ञानिक इनको अलैंगिक जनन के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। तो कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो ये विशिष्ट विधियाँ हैं वो मूल रूप से क्या है, अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। ये कितने प्रकार की विशिष्ट विधियाँ होती है, तो प्रकार के बारे में बात करें तो प्रकार नंबर 1 होता है असंग जनन, दूसरा होता है अनिषेक बीजता, तीसरी विधि है उसको कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, और चौथी जो विधि है उसको नाम देते हैं कायिक प्रवर्धन। अर्थात पादपों में कुल 4 प्रकार से या 4 प्रकारों द्वारा विशिष्ट जनन पाया जाता है जिसके द्वारा पादप की ग्रोथ होती है। सबसे पहले हम आज इस क्लास के अंतर्गत विशिष्ट विधि की एक विधि पढ़ेंगे। कौन सी? असंग जनन। नाम से स्पष्ट है, असंग, संग नहीं होता, मिलन नहीं होता, संलयन नहीं होता। किसमें? युग्मकों में। जब युग्मकों में संलयन हुए बिना ही जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको नाम देते हैं असंग जनन। असंग जनन कितने प्रकार का होता है, परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। परिभाषा हैंस विंकलर के अनुसार है। इन्होंने ये परिभाषा दी थी 1908 में। इस परिभाषा के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन न हो, उस विधि को असंग जनन कहते हैं। सामान्य लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, भ्रूण का निर्माण होता है। इन विशिष्ट विधियों में भी भ्रूण का निर्माण होगा, लेकिन उस भ्रूण के निर्माण के दौरान न तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होगा और न ही उन युग्मकों के मध्य संलयन की प्रक्रिया होगी अर्थात निषेचन होगा। बिना निषेचन के भ्रूण के निर्माण की इस क्रिया को नाम देते हैं असंग जनन। परिभाषा किसके अनुसार है? हैंस विंकलर के अनुसार है।
सामान्य रूप से पौधों में दो प्रकार की असंग जनता पाई जाती है, प्रारूपिक प्रकार की, लेकिन पंचानवे माहेश्वरी ने पी माहेश्वरी के द्वारा उनको कुल 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले सामान्य प्रकार देखते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसको नाम देते हैं बीजाणुद्भिद या अपिस्तानिक भ्रूणता। क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद या अपिस्तानिक भ्रूणता। और दूसरा क्या है? युग्मोक्तभिद असंग जनता। ये होती कैसे? ये एक बीजांड है, इस बीजांड को हम बनाते हैं प्रति बीजांड के रूप में। क्या क्या संरचना है हमने इसको दूसरे पार्ट में डिस्कस किया था। ये इसके अध्यावरण है, अध्यावरण के चारों तरफ बीजांड काय पाई जाती है, उसी में भ्रूण कोश पाया जाता है। भ्रूण कोश में निभागीय सिरे की और 3 कोशिकाएं पाई जाती है। क्या कहते हैं इसको? प्रतिमुखी कोशिका कहेंगे। बीजांड द्वारा सिरे की और भी 3 कोशिका पाई जाती है, इसमें से 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। तो क्या आप बता सकते हैं कि बीजांड द्वार सिरे पर स्थित 3 कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या नाम देंगे इसको? इन 3 कोशिका समूह को क्या कहते थे? अंड उपकरण कहते थे। इसके बाद इसमें एक द्वितीयक केंद्रक पाया जाता था। ये एक सामान्य बीजांड की संरचना हो जाती है। अब बीजाणुद्भिद बीजाणुद्भिद असंग जनता अथवा अपिस्तानिक भ्रूणता किसको कहते हैं? ध्यान रखना, असंग जनन प्रक्रिया में भ्रूण का निर्माण तो होगा, लेकिन उसमें युग्मकों का संलयन भी नहीं होगा, और या फिर युग्मकों का निर्माण ही नहीं होगा। निर्माण होगा तो संलयन नहीं होगा, और निर्माण ही नहीं होगा तो संलयन की बात ही नहीं आती, लेकिन भ्रूण का निर्माण होगा। बीजाणुद्भिद या अपिस्तानिक भ्रूणता उसको कहते हैं जिसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय की कोशिका अथवा अध्यावरण से हो। भ्रूण बनता किससे है? अंड कोशिका से बनता है, लेकिन इस प्रकार में भ्रूण का निर्माण इस भ्रूण कोश के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से। तो अन्य कोशिका कौन सी आई? बीजांडकाय की कोशिका आई। अन्य कोशिका कौन सी आई? अध्यावरण की कोशिका आई। क्योंकि अध्यावरण की और बीजांडकाय की कोशिका गुरु बीजाणु जनन से उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए ये जो कोशिका होती है वो होती है द्विगुणित। कैसी होती है? द्विगुणित। अब ये यदि कोई द्विगुणित कोशिका भ्रूण का निर्माण कर दें, तब हम इस प्रकार के असंग जनन को नाम देते हैं बीजाणुद्भिद, या फिर भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका के अतिरिक्त होने के कारण इसको अपिस्तानिक भ्रूणता भी कहते हैं। किससे बनेगी? बीजांडकाय की कोशिका से अथवा अध्यावरण से। हमेशा इस प्रकार से निर्मित होने वाले भ्रूण होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब लैंगिक जनन केंद्र के अंतर्गत भी जो भ्रूण बनता है वो कैसा बनता है? द्विगुणित ही बनता है, लेकिन उसमें युग्मकों का संलयन होता है। और यदि भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी कोशिका से हो, और ये कोशिका हो सकती है अंड कोशिका हो सकती है, सामान्य रूप से होता है, सहायक कोशिका हो सकती है, अथवा प्रतिमुख कोशिका भी हो सकती है। तो अंड कोशिका के अतिरिक्त या अंड कोशिका भी सम्मिलित होती है, और बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर दें, तब हम उस प्रकार की असंग जनता को या असंग जनन को युग्मोक्तभिद असंग जनन कहते हैं। किससे होगा? भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से, चाहे वो अंड कोशिका ही क्यों नहीं हो, सहायक कोशिका ही क्यों नहीं हो, प्रतिमुखी कोशिका ही क्यों नहीं हो, क्योंकि ये सभी कोशिकाएं अगुणित होती है। इसलिए जो भ्रूण विकसित होगा वो कैसा होगा? अगुणित भ्रूण होगा। तो इस प्रकार से 2 सामान्य प्रकार असंग जनन के जो इसकी कोशिकाओं के संदर्भ में होता है, उत्पत्ति के संदर्भ में होता है। प्रोफेसर पी माहेश्वरी ने इस असंग जनन को 4 भागों में विभक्त किया था। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने 1950 में असंग जनन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया था: अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपिस्तानिक भ्रूणता, जिन्हें पुनः आवश्यकतानुसार अन्य प्रकारों में विभक्त किया गया।
इन्हीं के अनुसार हम यहाँ पर मुख्य रूप से 4 प्रकार को पढ़ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रकार है उसको कहते हैं अनावर्ती असंग जनन। तो पहला प्रकार कौन सा होगा? अनावर्ती असंग जनन। दूसरा कौन सा है? पुनरावर्ती असंग जनन। तीसरा कौन सा है? अपस्थानिक भ्रूणता। और जो चौथा प्रकार है उसको कहते हैं कायिक असंग जनन। तो कुल कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। 4 प्रकारों को हम पढ़ रहे हैं। अनावर्ती असंग जनन किसको कहते हैं? जब सामान्य भ्रूण कोश की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। किससे? भ्रूण का निर्माण सामान्य भ्रूण कोश की। और सामान्य भ्रूण कोश कौन सा होता है? वही 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय के प्रकार का होता है। प्रतिमुखी कोशिका, अंड कोशिका और सहायक कोशिका। तो इस प्रकार के 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय भ्रूण कोश को हम सामान्य भ्रूण कोश कहते हैं। यदि भ्रूण का निर्माण सामान्य भ्रूण कोश की कोशिका से होता है तो उसको नाम देते हैं अनावर्ती असंग जनन। अब इसमें कुल 3 प्रकार की कोशिकाएं, एक तो अंड कोशिका है और दूसरी सहायक कोशिका, तीसरी प्रतिमुखी कोशिका। ये 3 कोशिका प्रतिमुखी कोशिका और 3 कोशिका ये 2 सहायक और 1 अंड कोशिका 6 कोशिकाएं अगुणित होती है। कैसी होगी? अगुणित होती है। यदि अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित होती है तब इस क्रिया को नाम देते हैं अगुणित अनिषेक जनन। कौन सी कोशिका? अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण, तो इसको नाम देते हैं अगुणित अनिषेक जनन। और यदि अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुखी कोशिका जब भ्रूण में परिवर्तित होती है या भ्रूण का निर्माण करती है तो इस क्रिया को नाम देते हैं अगुणित अपयुग्मन। अनावर्ती में हमेशा सामान्य भ्रूण कोश होगा। यदि उसमें अंड कोशिका भ्रूण में परिवर्तित होती है तो अगुणित अनिषेक जनन, अथवा प्रतिमुखी अथवा सहायक कोशिका होती है तो उसको कहते हैं अगुणित अपयुग्मन। अगुणित अपयुग्मन की प्रक्रिया पाई जाती है मक्का में और धतूरा में। दूसरा जो प्रकार होता है उसको नाम देते हैं पुनरावर्ती असंग जनन। ये तथा सामान्य भ्रूण कोश जो एक सामान्य गुरु बीजाणु जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले गुरु बीजाणु से विकसित होता है। तो जो एक 2n कोशिका होती है उसको नाम देते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। से क्या होता है? अठसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और 4 में से एक सक्रिय रहता है, वो जाकर के भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो ये भ्रूण कोश एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहा है। अब मान लेते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका सीधे ही भ्रूण कोश का निर्माण कर दे बिना कोई अठसूत्री विभाजन के, और फिर वो सामान्य प्रकार के भ्रूण कोश के समान कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। लेकिन चूंकि एक द्विगुणित कोशिका बिना अठसूत्री विभाजन के भ्रूण कोश का निर्माण किया है, इसलिए इसमें भ्रूण कोश की सभी कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी। अब ये द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है तो उसको नाम देते हैं पुनरावर्ती असंग जनन। अब इस पुनरावर्ती असंग जनन के अंतर्गत यदि कोई अंड कोशिका या भ्रूण कोश की कोई कोशिका जो कि द्विगुणित है भ्रूण का निर्माण करते हैं तो उसको नाम देते हैं जनन अपबीजाणुता। क्या कहेंगे? जनन अपबीजाणुता। और दूसरा, इस द्विगुणित भ्रूण युक्त बीजांड की किसी कोशिका से या देवण की किसी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसको नाम देते हैं कायिक अपबीजाणुता। सीधा सा मतलब है पुनरावर्ती उसको कहेंगे जिसमें कोई बीजाणु परपुष्प कोशिका सीधे ही भ्रूण का निर्माण कर देती है। तीसरे प्रकार का होता है अपस्थानिक भ्रूणता। इस प्रकार की भ्रूणता में सामान्य बीजांड जिसमें सामान्य अठसूत्री विभाजन हुआ है के द्वारा कोई भ्रूणकोश बना है तो सामान्य बीजांड की कोई अध्यावरण कोशिका या बीजांड काय की जो 2n कोशिका से भ्रूण का निर्माण करती है तो उसको नाम देते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। और इसके अतिरिक्त ये तो है बीजांड के भाग, यदि बीजांड के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से
नए भ्रूण का निर्माण होता है अथवा पौधे का निर्माण होता है तो उसको नाम देते हैं कायिक असंघजनता। जैसे पत्र प्रकलिका है जो अगेव के अंतर्गत होता है, रामबास के अंदर होता है, इस प्रकार की क्रिया को नाम देते हैं कायिक असंघजनता। तो इस प्रकार से प्रोफेसर पी माहेश्वरी के अनुसार कुल 4 प्रकार के मुख्य असंघजनन के प्रकार पाए जाते हैं जिसके द्वारा पादपों में असंघजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ये पादपों में सामान्य लैंगिक जनन के अतिरिक्त विधि है, तो ये पादपों में क्यों विकसित हुई, अर्थात इस विधि का महत्व क्या है, लाभ क्या है। असंघजनन में चूंकि अर्थसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसलिए बनने वाली संतति अलैंगिक जनन से विकसित होती है। फलस्वरूप वो संतति अपने पैतृक या जनक पौधे के समान लक्षणों वाली होती है, अर्थात इसमें इसके द्वारा बनने वाली संतति कैसी होगी, क्लोन होगी। क्यों होगी? क्योंकि अर्थसूत्री विभाजन नहीं होने से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या लैंगिक आनुवांशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती। दूसरा, जो बीज बने हुए हैं वो है अलैंगिक जनन के द्वारा, इसलिए इन बीजों के द्वारा जितनी भी संतति बनेगी वो कैसी संतति होगी, क्लोन संतति होगी। क्लोन संतति हम उसको कहते हैं वे संतति या डॉटर सेल्स जिसमें सभी लक्षण अपने पैतृक कोशिका के समान या पैतृक के समान होते हैं, उसको हम क्लोन कहते हैं। तो हम आसानी से इस विधि द्वारा क्लोन संततियाँ विकसित कर सकते हैं। क्योंकि आनुवांशिक पुनर्योजन हो ही नहीं रहा है, जीन विनिमय में नहीं हो रहा है, इसीलिए इस विधि द्वारा विकसित पौधों में, और विशेष तौर पर ये हम फसलों के लिए करें, फसली पौधों के लिए करें, तो उनमें लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। होता क्या है कि जब युग्मकों का निर्माण होता है उस समय जीन विनिमय होने के कारण कई लक्षण मुख्य पादप से बाहर निकल जाते हैं जो कि लाभदायक होते हैं। फलस्वरूप वो लाभदायक लक्षण उसमें आता ही नहीं। जैसे बीज का बड़े आकार बनाने वाला होता है, वो लक्षण बाहर निकल गया, फलस्वरूप अब जो बीज बनेंगे वो कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे, तो एक लाभदायक लक्षण बाहर निकल जाता है। उसको संरक्षित करने के लिए असंघजनन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके अतिरिक्त संकर बीज बनाने में भी असंघजनन का मुख्य रोल होता है। तो इस प्रकार से विशेष तौर पर फसली पौधों के लिए असंघजनन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और क्लोन संतति बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि होती है वो है असंघजनन। आज की इस क्लास में हमने पादप जनन की विशिष्ट विधियों के भाग फर्स्ट पहला भाग भी पढ़ा है, और इसमें क्या पढ़ा है कि यह विशिष्ट विधियाँ कितनी प्रकार की होती है और असंघजनन कितने प्रकार का होता है और इसका महत्व क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पादप जनन की विशिष्ट विधियों के दूसरे भाग जैसे सूक्ष्म प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन है इत्यादि के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।